हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। है ना। मैंने मेरी सीरीज स्टार्ट की है ना, 12th फिजिक्स, और इसको किए ने बहुत टाइम हो चुका है ना। उसमें मैंने कुछ वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं। ओके, सो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम, है ना, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लिखूंगा, आप पॉज करके, है ना, एक बार खुद से ट्राई करें, और फिर नहीं होता है तो फिर आप वीडियो को ऑन करके देख सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट थिंग मैं क्या कर रहा हूं कि दो बोल लेता हूं, है ना। दोनों पे चार्ज जो है वो क्या है, दोनों पे चार्ज क्यू है, दोनों पे चार्ज क्यू। चलो कुछ नंबर से काम करते हैं इस बार। दोनों पे जो चार्ज है वो कितना है, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। अब मैं इसके पास में, ये ए है, ये बी है। अब मैं इसके पास में दो नॉन कंडक्टिंग मेटल, मतलब नॉन चार्ज्ड कंडक्टिंग मेटल लेके आता हूं, दो चार्ज्ड कंडक्टिंग मेटल, है ना। ए, ये बी, बी इधर है, तो इसको हम दे देते हैं सी और डी। ये हम पास में लेके आ रहे हैं। तो क्या होगा कि जब ये से पास में लेके आएंगे, ये एकदम सेम है ना, इनकी जो साइज है और रेडियस है वो सेम है बिल्कुल भी, है ना, चारों की सेम है। तो ये इसके पास में लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, है ना, इसका चार्ज इनको भी चला जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं, इन दोनों को दूर ले जा रहे हैं, सी और डी को, है ना। इन दोनों के बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मैं दूर ले गया, ये सी डी यहां पर आ गया। तो अब आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहे, आर, है ना, कितनी होनी चाहिए, कि जो इनिशियल ए और बी पर जो फोर्स लग रहा था, है ना, मतलब जो फोर्स ए और बी पर लग रहा था वो, और अब जो फोर्स सी और डी पर लग रहा है वो इक्वल हो जाए। मतलब पहले जो ए और बी पर जो पहले लग रहा था ना, ये इनको कांटेक्ट में लाने के बाद नहीं, पहले वो, और अब जो लग रहा है सी और डी के बीच में, ये फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कब, जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाके फिर अलग कर रहे हैं तब। तो आप करो ट्राई पॉज करके, मैं तो सॉल्यूशन करता हूं, है ना। सो फर्स्ट थिंग कि मैं अगर ए और बी की बात करूं तो इन पर इनिशियल फोर्स कितना है। तो इनिशियल फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो के को एज इट इज रहने दो, अभी देखेंगे कुछ होगा फिर बाद में वैल्यू रख देंगे। Q1 Q2 कितना, 10 माइक्रोकूलम। सो 10 माइक्रोकूलम इंटू 10 माइक्रोकूलम। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको भी Q मान लेते हैं, है ना, ये भी Q है, ये भी Q, क्योंकि सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसको Q मान लेते हैं। तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 10 है, चलो ये लिख लेते हैं। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में अभी चला लेंगे, बाद में देखेंगे जो भी। सो नेक्स्ट, अब जैसे इसको टच करते, तो टच करते क्या होगा भाई, क्योंकि एक जैसे सिमेट्रिकल बॉल है, तो क्या इन दोनों में आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा, है ना। भाई 10 था तो 10 से क्या हो जाएगा, 5 5। तो अब इसमें जो चार्ज है वो कितना है, Q/2, इसमें जो चार्ज है वो कितना है, Q/2। तो क्या होगा, अब जो बाद में जो फोर्स लग रहा है सी डी, वो कितना लगेगा, के Q/2 स्क्वायर अपन दोनों बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर, है ना। जब मुझे आर फाइंड करना है, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन ये 2 स्क्वायर अपॉन में आके 4r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाने चाहिए, तो इक्वल हो जाने चाहिए, इन दोनों को मैं इक्वल पुट कर देता हूं। के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर 100 इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर ना, दोनों फोर्स इक्वल हो जाने चाहिए, तो ऐसा ही होगा। सो के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कैंसिल, 4r स्क्वायर 100 उधर, सो 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 100, है ना। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, 4 उधर जाएगा तो 100 डिवाइड बाय 4, 4 से 100 25, सो आर इक्वल्स टू √25। सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये आर कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। मतलब आप ऐसे भी देख पा रहे हो कि आर जो है वो r/2 हो जाएगा। ओके, है ना, ठीक है। थोड़ी सी अभी लाइट चली गई है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। मैं वैसे अभी वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूं, है ना। चलो अभी थोड़ा सा और अपन देखते हैं, है ना। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक दिख रहा है ना। देखो हमारे पास
दो बॉल है, एक पर है -7 कूलम चार्ज, एक पर है 2 कूलम चार्ज। दो बॉल है ना, आइडेंटिकल बॉल है, मैं जितनी भी बॉल लूंगा सभी आइडेंटिकल एक जैसी ही होगी। एक थर्ड बॉल है सी, है ना। अब इसका चार्ज अभी मुझे नहीं पता, है ना, देखते हैं। अब क्या किया, तीनों को कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लाए, है ना, कांटेक्ट में लाके फिर सेपरेट कर लिया। तो सेपरेट कर लिया तो एक पे चार्ज निकला -2 कूलम। पहले क्या किया, तीनों को कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लाके वापस से सेपरेट कर लिया। तो सेपरेट करते क्या मिला कि एक पर जो चार्ज है वो कितना है, -2 माइक्रो कूलम चार्ज, सॉरी -2 कूलम चार्ज है। तो आपको ये बताना है कि जो सी था इस पर चार्ज कितना होगा, इस सी पर चार्ज कितना होगा। आगे लाइट वापस, ठीक है। सो आई थिंक अच्छा दिख रहा होगा आपको, ठीक। सो अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे भाई, जब ये तीनों अलग अलग थे तो मुझे नहीं पता, तो पहले भी देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, क्योंकि भाई इनिशियल जो चार्ज होगा वो फाइनल में होना ही चाहिए, तभी तो कंजर्वेशन, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है पूरा वो, तो है ना, किसी को लाया भी नहीं है, क्वेश्चन में बोला भी नहीं है। सो इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना था, इस पे -7 था, इस पर 2 था, इसका नहीं पता था, हम -7 + 2 + q लिख लेते हैं। बाद में हमें एक पे मिला -2, तो अगर एक पे -2 है तो बाकी सब पे भी -2 ही होगा, है ना, क्योंकि तीनों कांटेक्ट में आए तो सब में इक्वली डिवाइड हो जाता है चार्ज। तो -2 -2 -2 तीनों पे क्या हो जाएगा, -5 + q इक्वल्स टू -2 2 कितने हो गए 6, -5 उधर जाएगा तो प्लस का, तो q क्या हो गया -1, ठीक है। तो यहां पर जो q चार्ज है वो -1 कूलम होगा। तो आप इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। क्लियर है, ओके। सो इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object have 1 coulomb charge and we further give 10⁹ electrons, है ना, टू द ऑब्जेक्ट को हम कितना दे रहे हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। सो फाइंड फाइनल चार्ज, एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, है ना, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन से, है ना। हाँ, मतलब क्योंकि सिंपल भी आने चाहिए, हम एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन ही करने लग जाए एकदम से और सिंपल हमें समझ में नहीं आ रहा है फिर तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए मैं कुछ सिंपल भी लेके आपको समझाना चाहता हूँ। सो एन ऑब्जेक्ट इज 1 कूलम ऑलरेडी है, अब 10⁹ इलेक्ट्रॉन उसको दिए, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन है। तो ये देख लो ये कितना चार्ज है भाई, 1 कूलम तो ऑलरेडी है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन फिर दिए, तो ये भी तुम ऐड कर दोगे उसके अंदर, तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि भाई ये कितना चार्ज है और वो उसके साथ ऐड कर देंगे। क्लियर है। सो आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वहीं से हो पाएगा ये, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, Q इक्वल्स टू एन, Q इक्वल्स टू एन यानी कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एन यानी नंबर, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो 10⁹ और एक इलेक्ट्रॉन हमें पता है चार्ज उतना ही होता है जो एलिमेंट्री चार्ज पर होता है, एलिमेंट्री चार्ज, है ना। तो एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो Q इक्वल्स टू इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 1.6 × 10⁻⁻19 + 9 कितना हो जाएगा 10 कूलम।
तो अब नेट चार्ज क्या हो जाएगा? अच्छा ध्यान में रखना ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसलिए इस पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव है ना, इसलिए माइनस का है। तो Q इक्वल्स टू, अच्छा नेट चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा? ऑलरेडी 1 कूलम पहले से था, -1.6 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। तो ओवरऑल जब इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू 10⁻-9 सॉरी -10 होगा ये, -10 कूलम। तो ये नेट चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट थिंग, मतलब इसमें कुछ भी नंबर आ सकता है, मान लो यहाँ पे और भी कुछ नंबर आ जाए तो वही ऐसे ही करना है ना। मतलब मैं सिर्फ एक आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बाकी जो डेटा है वो तो अलग अलग मिल सकता है आपको, है ना, डेटा में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, अच्छा चलो एक वो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इधर आ जाएंगे, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, इफ वी गिव 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टू अनकंडक्टर इन वन सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ मेनी टाइम्स it will take to become a charge on conductor 1 कूलम, मतलब 1 कूलम तक होने में कितना टाइम लगेगा? अगर 1 सेकेंड में हम कितना दे रहे हैं? 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं 1 सेकेंड में, तो 1 कूलम होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको सोल्व करना है। तो ये कैसे होगा, कैसे करेंगे? देखो 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज जा रहा है ना, और सॉरी मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है ना, तो चार्ज ट्रांसफर इन अ सेकेंड। तो 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर हो रहा है चार्ज? क्योंकि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1 सेकंड में, तो उसका चार्ज निकाल लो। तो Q इक्वल्स टू एन, एन कितना है? 10⁻9, और E पर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻90। देखो यहाँ पे हमें 1 कूलम चार्ज बनाना है, बस ये है ना। तो ये बनाना है, तो अभी हम माइनस प्लस नहीं भी लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे पा रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पर उसकी जरूरत नहीं है। अभी हम प्लस से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इतना, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻10 माइनस का ये हो जाएगा। तो इतना चार्ज 1 सेकंड में जा रहा है, 1 सेकंड में इतना चार्ज, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि 1 कूलम चार्ज बनने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 कूलम, तो अब टोटल टाइम तो क्या होगा भाई? 1 सेकंड में इतना चार्ज जा रहा है ना, तो 1 कूलम होने में कितना टाइम लगेगा? तो आप क्या करोगे भाई? 1 कूलम बनाना है हमें, तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड में जितना चार्ज जा रहा है, यही करेंगे ना भाई। 1 कूलम है, ओके, तो 1 कूलम चार्ज बनाना है, तो 1 सेकंड में अगर इतना चार्ज जा रहा है तो उसको आप डिवाइड कर दो, तो टोटल 1 कूलम बनने में कितना टाइम लगेगा वो निकल जाएगा, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको हम सोल्व करते हैं। 1/1.6, ये ऊपर जाके 10⁻10, है ना, ये जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0, है ना। सो 10 को डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 16 से 10 को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0.6 टाइम में 96, है ना, 2 टाइम और 5 इंटू 10⁻10। अब उसका मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा
है ना, 625 3 जीरो तो यहाँ काम में आ गए, फिर 10 to the 10 है ना, देखो 10 है, इसको तुम्हें खत्म करना है तो ये पॉइंट उधर जाएगा, पॉइंट जब उधर जाता है पावर कम होती है ना, और पॉइंट जब इधर जाता है लेफ्ट साइड में तो पावर बढ़ती है, और पॉइंट जब राइट साइड में जाता है पावर कम होती है ना। सो 3 दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गए, यहाँ पे था पॉइंट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये तो इतना से इतने सेकंड लग रहे हैं तो सेकंड में आंसर है ना। अगर मैं इसमें 60 का डिवाइड कर देता हूं तो ये किस में आंसर आ जाएगा, मिनट में। फिर फर्दर 60 का डिवाइड कर दूंगा तो ये किस में आंसर आ जाएगा, आर में, है ना। फिर मैं 24 का डिवाइड कर देता हूं तो ये किस में आंसर आ जाएगा, 24 डे में, है ना, 1 डे। अच्छा फिर मैं इसमें 365 का डिवाइड कर देता हूं तो ये किस में आंसर आ जाएगा, ईयर में। भाई ईयर में आंसर आ जाएगा ना, 365 से कर देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। नेक्स्ट 6 to 5 है तो 6 365 है, इसको हम 5 से कट करते हैं, एक एक करके करते हैं, है ना। तो 5 3, इसको 5 से कट करेंगे तो 5 2 5 1 2 3 4 5, ये हो गया, है ना। अब 1 to 5 है ना, तो अब इसको सोल्व करेंगे, है ना। मैं ऐसा सोच पा रहा हूं 1 2 3 4 5 अपॉन 3 3 सॉरी 6 6 36 इंटू 24 इंटू 73, है ना। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो, है ना, मतलब करके डिवाइड करके देखना कितना टाइम आ रहा है ना। क्योंकि मैं इसको अभी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, पर करने में बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, है ना। सो आप इसको कर लो, मतलब कर लेना इसको। ओके सो नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना। बहुत मैं अभी सिंपल क्वेश्चन ही ले रहा हूं, है ना। एक ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पे ऐसे 3 पाथ बना दिए, है ना, फर्स्ट 2 एंड 3, है ना। तो इसमें बोला है कि कौन से पाथ का चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगा। कौन से पाथ का चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगा, तो किसका हाईएस्ट होगा। देखो ये जो है ना ये नेगेटिव है, और क्योंकि नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, है ना, नेगेटिव भी रिपेल करेगा तो ऊपर की साइड जाएगा, है ना। बस ये वाली बात है। तो कौन होगा, भाई जो ऊपर जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी को भी छोड़ के जा रहा है ऊपर, तो जो ऊपर जा रहा है उसका चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगा। भाई तभी तो ऊपर जाए क्योंकि चार्ज उसमें ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो क्यू बाई एम रेशियो उसका हाईएस्ट होगा, है ना। क्यू ज्यादा होगा एम कम होगा उसका, तभी तो वो ऊपर जा रहा है, मतलब, है ना। ये 3 अलग अलग पार्टिकल ऐसा मानो उसको, है ना, तो भी समझ भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या 3 अलग अलग पार्टिकल ऐसा कि एक है कुछ भी मान लो पार्टिकल P1 P2 P3, तो जो P1 है इसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। मान लो ये ऐसा है, इलेक्ट्रॉन ले लोगे फिर तो वो गलती हो जाएगी चीजें, है ना। तो ये तीनों अलग अलग, है ना, अलग अलग इनका मास और चार्ज रेशियो सबका अलग अलग है, तो ज्यादा किसका होगा, क्योंकि जो ज्यादा ऊपर की साइड जा रहा है, क्योंकि क्यू उसी का ज्यादा होगा जिसका चार्ज ज्यादा है, तभी तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा उधर, है ना। नीचे वाला तो मास की वजह से नीचे जा रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, है ना, चार्ज टू मास रेशियो। ओके ओके सो एक और चीज आप थोड़ा सा देख लेना, है ना। वो क्या है कि जैसे अगर ये प्लस दे रखा है, ये माइनस है ना, और अगर आपने इधर से मान लो इलेक्ट्रॉन को आप इधर से मूव करवा रहे हो, वो बिल्कुल भी बिना डिविएट हुए सीधा सीधा जा रहा है ना। अगर वो सीधा सीधा जा रहा है तो ऐसा कब पॉसिबल है,
कि वो सीधा सीधा ही जा रहा है ना, मतलब इधर भी पूरा इधर तक भी प्लस चार्ज है, मतलब जहां तक वो जा रहा है वहां तक यहाँ पे माइनस है, पूरा सीधा सीधा जा रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है कि जब उसका ग्रेविटी वाला फोर्स और अब ऊपर कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को भी पॉजिटिव और अट्रैक्ट होगा, तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटी फोर्स दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, नीचे ये ऊपर है, तो दोनों इक्वल होंगे तब ये सीधा सीधा जाएगा, है ना। इसको आप इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोल सकते हो। सो Fe क्या हो जाएगा इसका, QE, F इक्वल्स टू, है ना, F इक्वल्स टू QE होता है, और क्योंकि E इक्वल्स टू क्या होता है, F बाय Q, और Fg क्या होगा इसका, mg। क्लियर है? तो इसमें क्या कंडीशन होगी बताओ, इसमें क्या हो सकती है कंडीशन कि Q अपॉन m रेशो G अपॉन E के इक्वल हो जाए, Q अपॉन m रेशो किसके इक्वल हो जाए, G अपॉन E के। तो ऐसा होगा तब ये एकदम सीधा जाएगा, है ना। ओके, तो सो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। और अगर आपको कोई भी डाउट है, ऐसा कुछ है, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, सॉरी कमेंट करें। ओके, सो ओके, ऐसे आप पढ़ाई करते रहें, है ना, अच्छे से। थैंक यू।